आप लोगों को पता है कि आपके हमारे इस चैनल पर कुछ अजीब तरह के लोग भी आ चुके हैं। ये कौन लोग हैं? इनको इनके घर वालों ने खुला छोड़ रखा है, क्योंकि ऐसी प्रजाति को तो मैं सोचता था कि विलुप्त हो गई है, लेकिन आज की डेट में इनके मैसेजेस से ये पता चलता है कि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हैं ये पृथ्वी पर। वास्तव में ये कौन लोग हैं? ये किसी भी भगवान को भगवान नहीं मानते। पहली बात, भगवान अगर किसी की मदद करते हैं तो इन्हें वो बेवकूफी लगती है, मनगढ़ंत लगती है बात। तीसरी, ये तीसरी शक्ति को भी कुछ नहीं मानते। और एक और कमाल की बात, चलो इनको तो मैंने ये मान लिया कि हाँ कोई मानता है कोई नहीं मानता, नास्तिक आस्तिक हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते। कोई इनसे जरा एक सवाल का जवाब मांगे कि तुम इस पृथ्वी पर आए कैसे हो? कोई भैया चिराग घिसा था जब तुम प्रकट हुए? भूख ऐसे करके एकदम आए हो क्या जमीन पर? कैसे आए हो? माँ बाप ने ही तुम्हें इतना बड़ा किया होगा पाल पोस कर, कम से कम उनका तो एहसान मान लो। एक भाई साहब हैं जिनका कमेंट आया था, मैं सोच रहा था आप लोगों को मिलवाऊं, लेकिन ऐसे लोगों को खामा की पब्लिसिटी देना सही भी नहीं है। ये उनका स्टंट भी हो सकता है कि किसी तरह से बस मेरे बारे में जान जाएं लोग, मैं किसी भी तरह से पॉपुलर हो जाऊं। एक कहावत है ना कि भाई बदनाम हुए तो क्या हुए, लेकिन नाम तो हो गया। इस तरह के लोग आपके हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब से अगर आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरह के अजीब किस्म के लोगों को देखते हो तो आप उन पर अपने रिप्लाई मत करो। बहुत सारे लोग उनको सुनाने समझाने लग जाते हैं, वो इस लायक नहीं है कि उन्हें बिल्कुल भी टाइम दिया जाए। ये इतना सारा टाइम मैंने उन बेवकूफ़ों को ये बताने के लिए दिया है कि तुम्हारे इन अजीब अजीब किस्म के मैसेजेस से हमारे इस चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे भाई या मेरी बहन या जो भी है। तो अपना समय बचाओ, कुछ करके दिखाओ, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ। खैर, मैं क्या इन लोगों के बीच में आ गया। हाँ जी, अब जो नए लोग आए हैं, जय श्री श्याम, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, फैक्ट्स बताता हूं, और कभी कभी जो ऐसी तीसरी शक्तियों के साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं लोग, उनके बारे में बताता हूं। आज की कहानी मदन की है। पहले एक ट्रेलर, उसके बाद कहानी शुरू करता हूं। और हां, नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, और जो पुराने हैं इन्हें मुझे बोलने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मेरा परिवार का हिस्सा है। सभी को पता है कि नितिन भाई की वीडियो आई है, यानी अपने ही घर के एक सदस्य ने वीडियो अपलोड करी है, तो लाइक तो बनता ही है। अभी आती है कहानी। तो आज की कहानी मदन की है, और इन्होंने साफ साफ मुझे फोन पर कहा है कि मेरा नाम जरूर बताना है। तो मदन भाई, आपका नाम मैंने जरूर बताया है और कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, आपके गांव का नाम नहीं बताऊंगा जैसे आपने कहा है, और बेटा जहां नौकरी करता था वो भी नहीं बताना। मुझे सब याद रहता है, मैं लिख लेता हूं कि क्या क्या बताना है और क्या क्या नहीं बताना। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे तक आने का पूरा रास्ता मिल जाएगा, आप अपनी कहानी मेरे तक ला सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके लिए पहले ही माफी, वरना हम कोशिश करते हैं कि हर किसी की कहानी शामिल हो पाए। तो अब कहानी बिना रुके। मदन एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बहुत समय पहले इनकी जो धर्मपत्नी है वो इनका साथ छोड़ चुकी हैं। मदन के सिर्फ एक संतान है जो कि इनका बेटा है मयूर, और वो 23 साल का है। शहर में काम करता है और काफी खुश हैं ये दोनों। मयूर जब भी घर आता है, गांव आता है, पिता को हर बार यही बोलता है कि तो घर जमीन बेचकर शहर मेरे साथ क्यों नहीं रहते। मदन का हर बार जवाब, मैं क्यों जाऊं उस छोटे से मकान में, मेरा इतना प्यारा घर है, मेरे पास खेत है, अब बुढ़ापे में मैं वहां जाकर नहीं रह पाऊंगा। मुझे खेत की, घर की, गांव की याद आएगी। आस पड़ोस में उठने बैठने वाले यार दोस्त हैं, हम उम्र लोग हैं, पुराने किस्से याद करते हैं, समय बीत जाता है। मैं कभी तेरे को ये नहीं कहता कि तू भी मेरे साथ रहे, जैसे बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। मन मेरा भी करता है, लेकिन मैं तेरी सफलता के बीच में अपनी भावनाओं को लाना नहीं चाहता। इसलिए तू तेरी जगह खुश है, मैं मेरी जगह खुश हूं।
हाँ, शहर से ये जो तू अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है पहनने के लिए, खाने के लिए, ये ही मेरे लिए बहुत है, और ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हिसाब किताब चल जाता है भाई। खेत अपना है, घर अपना है, और खर्चा कुछ है नहीं, तो जैसे तैसे इनका काम अच्छे से चल रहा है। बेटा जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार के बीच में कमा लेता है। ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट वगैरह करके 15,000 रुपए तक कमा लेता है। और जो पिता हैं, इनका भी खाना खर्चा चल रहा है। अच्छा हाँ, इनकी इस खुशियों में 4 चांद लगाने एक और जुड़ जाते हैं, वो हैं खाटू श्याम बाबा। कैसे? इनके ही गांव में एक सेठ जी ने खाटू श्याम बाबा का एक प्यारा सा कीर्तन रखवाया था, जिसमें सभी को न्योता दिया था और कहा था कि आना जरूर है वरना मैं रूठ जाऊंगा आप लोगों से। और पहली बात, वो सेठ बहुत बड़ा है, ये मान लीजिए कि पूरे उस गांव में सबसे पैसे वाला इंसान वही है, और जमीन से जुड़ा हुआ है, बड़ों की आदर करता है, इज्जत करता है, पैर छूकर नमन करता है। अब कहोगे कि इतना पैसे वाला, उसे क्या जरूरत है? इंसान को इंसान समझता है वो, वरना आज की डेट में जो 2 रुपए कमाता है, अगर उसकी अगले महीने से 5 रुपए तनख्वाह हो जाए ना, तो भाई साहब वो तो लोगों के पैर पे पैर रख के निकल जाए। इसमें ऐसी वाली बात नहीं है। अब इसने जब कीर्तन हो गया, उसके बाद सभी को प्रसाद के साथ एक बाबा श्याम की प्यारी सी फोटो भी दी, मूर्ति भी दी, तो इसके हिस्से में मूर्ति आई प्यारी सी। अब मदन के घर में सिर्फ एक कैलेंडर था, वो भी कई साल पुराना, और वो संभाल के क्यों रखा था? क्योंकि वो भगवान जी का कैलेंडर था। इसके घर में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर ये मंदिर बना पाए, तो उसी कैलेंडर को रोज साफ करके वहीं पर अपना जोत बत्ती करता था। जैसे ही बाबा श्याम ने इसके उस छोटे से मकान में अपना प्रवेश करा, पहले तो बेटे की तनख्वाह बढ़ गई। इसे समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ कैसे। दूसरा, जो इनको खेत से कमाई होती थी, ये मान लीजिए कोई फसल हुई, उसकी कमाई हुई इनके पास 20,000 रुपए, तो इस बार वो 20 की जगह 40 हो गई। अब इन्हें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। भैया, बाबा जब प्रवेश कर चुके हैं और आप आस्था दिखा रहे हो, आप उनको अपने दिल से लगाए बैठे हो, आप जो मांग रहे हो तो वो पूरी तो करेंगे। देखो, कभी कभी देर से, कभी कभी जल्दी। और हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि आपने कमेंट करने से पहले लिखना है जय श्री श्याम, ठीक है? फिर आपका नाम, फिर आपकी जगह। बाकी जो पुराना परिवार है वो सब जानते हैं कि हमारे को यही लिखना होता है। अब यहां 2-1 दिन बीते, इसने उस लाला जी से कहा कि लाला जी, वो जो आपने भगवान की फोटो दी उनका नाम क्या है? लाला जी हंसने लगे, तो उन्होंने कहा ये हैं श्याम बाबा, खाटू श्याम नाम है इनका। और कमाल की बात यह है कि अगर तू इनसे यहां अर्जी लगाएगा तो वहां तेरे बेटे को प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ये बड़े कमाल के हैं और हारे के सहारे हैं। कभी भी ऐसा लगे ना कि यहां के बाद अब कुछ बचा नहीं है और मैं हार चुका हूं, बाबा को एक बार तू बस अपनी परेशानी बता। तेरे को अगर उस हार से ये बाहर ना निकालना है तो मेरा नाम बदल दियो। अब वो घर पे आए, जय खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी। सुबह, दोपहर, शाम, रात वो बाबा से अब अपने दिल की बात कहने लगा। अब कमरे में उसके साथ बात करने के लिए कोई है। अब वो अपने दिन, दोपहर, रात, शाम की बात बाबा को बताता था, और बाबा भी उसकी बात ऐसा लगता था जैसे सुन रहे हैं। मतलब यहां तक इन्होंने बताया है कि मैंने बाबा से कहा है कि आज अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, लेकिन मोबाइल में बात करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बेटे को खुद अपने सामने पाया है इन्होंने। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, वो वास्तव में आया है, दरवाजा खटखटाया, जबकि उसके आने का भी टाइम नहीं। ऐसा हुआ इनके साथ कई बार। तो इसे अब बाबा पर, उनकी शक्तियों पर बिल्कुल संदेह नहीं था। जो मांगता था मिलता था। और ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हमने तो करोड़ों रुपए मांग लिए अभी तक नहीं मिले। ये आपको भी पता है कि आप क्या मांग रहे हो, समझ रहे हो। इनका ये जो खुशहाली का समय है ना, ये अब कुछ ही सेकंड का है। परेशानी अब आने वाली है। ये रात का खाना बना रहा था और खाना खाने से पहले ये उसी खाने का भोग भी लगाता था। गरीब है तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल वो अच्छा सा कोई प्रसाद बनाकर रोज बाबा के सामने भोग लगाए, ऐसा नहीं। वो जो बनाता था वो ही भोग लगा देता था।
और बाबा को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। श्रद्धा से आपने अगर एक गुड़ की ढेली भी भोग में लगा दी तो वो भी बहुत है। अब यहां इसने खाना बनाते बनाते बाबा की तरफ चेहरा करके कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि अब मयूर की शादी कर देनी चाहिए? भाई 25 साल का हो गया है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है, बहू भी वहीं उसके साथ रह लेगी, लेकिन अब शादी कर देनी चाहिए। मेरे भरोसे कब तक बैठेगा? कब कहीं तुम बुलावा भेज दो? क्या कहते हो? कोई अच्छा सा रिश्ता हो तुम्हारी नजर में तो बताओ। अब यहां ये बाबा से बात कर रहा है और इसका पड़ोसी आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मदन भाई, अगर आप व्यस्त ना हो तो आपसे जरूरी बात करनी है। तो मदन ने हंसकर कहा कि कहीं कोई कन्या तो नहीं है नजर में, क्योंकि अभी मैं अर्जी लगाने ही वाला था। अब वो हंसने लगा कि किससे अर्जी लगा रहा था? और मैं वास्तव में हमारी रिश्तेदारी में एक बिटिया है, उनका रिश्ता लेके आया था। तुझे कैसे पता? तो बाबा की तरफ देखता है हंस के और कहता है, इतनी तेज काम करते हो, मुझे तो अब पता चल रहा है। खैर, तुमसे तो बाद में बात करूंगा। हाँ भाई, तू बता। तो उसका पड़ोसी कहता है, मदन, जितना प्यारा मयूर है ना, उतनी प्यारी बिटिया है, पढ़ी लिखी है और वो भी शहर में नौकरी करती है। कभी कभी गांव आती है और वो 2 दिन बाद आ रही है। कहे तो एक मुलाकात कराई जाए परिवार की। अब मदन ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, अगर इतना ही प्यारा परिवार है तो एक बार तो मिलना बनता है। अब यहां बाकी बेटा और बेटी एक दूसरे से मिलकर बात करके तय करेंगे। हम तो भाई बुजुर्ग हैं, हमारी कौन सुनेगा? तो दोनों हंसने लगे। अगले दिन कमाल की बात देखिए, मयूर का फोन आता है और कहता है, पिताजी कि हमारे दफ्तर में अभी 3 दिन की छुट्टी है। बॉस लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वो किसी काम से विदेश जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी घर आ जाऊं। अब उसने हंसकर कहा कि ये तो कहने से पहले ही काम करने लगा। तो मयूर ने कहा कि आप किससे बात कर रहे हो? वो वास्तव में बाबा से बात कर रहा था। अब मयूर को भी पता है कि ये पूजा करते हैं, लेकिन इस कदर बातचीत चलती है ये नहीं पता था इसे। अब जिस दिन मयूर को आना है उस दिन मयूर घर तक नहीं आया। पिता बड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि जिस बस से वो उतरता था वो 5 बजे आ जाती थी। मदन को तकरीबन 7 बज गए उसी बस स्टॉप पे खड़े खड़े। बेटा नहीं आया। और छोटा सा गांव है, छोटा सा बस स्टॉप है, और बस भी ज्यादा नहीं आती, तो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आखिरी बस थी 9:15 बजे। 9:15 बजे वाली बस को उसने रोक लिया और कहा कि मेरा बेटा आया था क्या इस बस में या इससे पहले वाली में? तो उसने कहा, मदन भाई, आपको तो हम जानते हैं अच्छे से, मयूर बेटे के बारे में बात कर रहे हो। वो आज तो हमारी बस में बैठे ही नहीं। आना था क्या? हमें पहले बता देते, फोन कर दिया करो, ये तो घर की बात है। तो उसने कहा, नहीं, आना तो आज था, खैर नहीं आ पाया होगा। 9:30 बज जाते हैं, उसके मोबाइल पर एक फोन आता है। वो जैसे ही उठाता है तो वो फोन हॉस्पिटल से होता है। वो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और जिनके पास से ये फोन मिला है इनकी हालत बहुत गंभीर है। पिता के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इनकी खुशियां चरम सीमा पर थीं। बहुत खुश थे, गरीब थे वो अलग बात है, लेकिन खुश थे, बहुत खुश थे। उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया। इसने गांव से 2-3 लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें बात बताई और वो सब उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल वो शहर और गांव के बीच में है और वहां जाकर देखते हैं तो बच्चे के बहुत चोटें आई हैं, बहुत चोटें आई हैं। अब पिता ने पूछा कि मेरे बेटे को यहां हॉस्पिटल तक कौन देवता लाया है, क्योंकि सही समय तक यहां आ गया तो डॉक्टर साहब कुछ कर पा रहे हैं। तो वहां एक लड़का खड़ा था, उसने बताया कि बाबूजी मैं लाया हूं भैया को यहां तक और बहुत खून निकल गया है और मैं खुद डर रहा हूं, अब भैया ठीक है। तो उस बूढ़े आदमी ने यानी मदन ने उस बच्चे के पैर छुए कि आप देवता हो मेरे लिए जो मेरे बच्चे को यहां तक ले आए। उसने बहुत रोका, लेकिन मदन यहां अब टूट रहा है धीरे धीरे। इसके साथ जितने भी लोग आए हैं उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऑपरेशन करना ज़रूरी है और ये मानिए कि अगर वो आधे से 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो बच्चे के साथ कुछ भी अप्रिय घट सकता है। पिता ने ये बात सुन ली। पिता ने डॉक्टर से पूछा कि कितने पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए। उन्होंने बताया तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। उन्होंने कहा इतना पैसा मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सीधा वापस जाते हैं अपने घर
और अपने घर में पैसे ढूंढते हैं। जो उन्होंने जोड़ रखे हैं, जो मयूर उन्हें देता था, वो सब उन्होंने पैसे निकले 60,000 रुपए, चाहिए 2 लाख रुपए। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जैसे ही पता चला तो किसी ने 5, किसी ने 10 से मदद करी और वो पैसे हो गए 90,000 रुपए। अभी भी 1,10,000 रुपए कम है और हॉस्पिटल है वहां। ऐसा आप भावनाओं से तो इलाज करा नहीं सकते कि हम आपके आभारी हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर की अपनी ड्यूटी होती है, उसके बारे में आप ना ही कुछ बात करें तो बेहतर है। अब यहां वो 90,000 रुपए लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर साहब के हाथों में रखता है और कहता है कि बाकी पैसे भी जल्दी ले आऊंगा। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं मदन से कि बाबूजी इन पैसों की अभी जरूरत नहीं है, जब आप अपने बेटे को लेकर घर जाएंगे तब जो बिल बनेगा तब दीजिएगा। मदन ने कहा फिर भी आप इन्हें रख लो, गरीब आदमी है, अगर हमारे ऐसे किसी ने छीन लिया तो हम इतने दोबारा से कैसे जोड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब को यहां थोड़ा सा उस पर यह मान लीजिए कि दया आई, जो उसने बात बोली। उन्होंने वो पैसे जमा करवाए और ऑपरेशन के लिए हां कर दिया। 1,10,000 का इंतजार ही नहीं करा और यह बात मदन को पता ही नहीं चली। उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेटे के ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि हर 15 दिन में यह ऑपरेशन करना पड़ेगा, लगातार बार बार। 4 से 5 बार की जरूरत है और एक बार करने का ऑपरेशन 2 लाख रुपए खर्चा है। 5 बार का 10 लाख हो गया। अभी मदन को यह बात पता ही नहीं है। उनका ऑपरेशन हो जाता है तो पिता बहुत खुश होते हैं कि अब मेरा मयूर ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर डॉक्टर साहब सारी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या आई है और अभी आपके बच्चे को हॉस्पिटल में 3 महीना रुकना पड़ेगा और इस 3 महीने में ये 5 बार ऑपरेशन होगा। और अगर एक भी बार आप ऑपरेशन छोड़ देते हैं तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिल्कुल ऑपरेशन नहीं छोड़ना है, आप करिए ना, मैं और पैसे लाता हूं। कितने लाने? 1,10,000 और देने ना, मैं देता हूं। डॉक्टर साहब ने सारी बात खुलकर बताई कि बाबूजी आपके ये वाले ऑपरेशन के पैसे तो ये मान लीजिए हो गए, बाकी के 4 ऑपरेशन के लिए आपको पैसे जमा कर लेने चाहिए। अब मदन को सारी बात समझ आई। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि अब बेटा कैसा है मेरा? उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन घर नहीं बेच सकते, मिल भी नहीं सकते, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई है। वो आपको देखेगा, भावुक होएगा, आंसू निकलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, पट्टी खींचेगी और जो उसके चेहरे पर टांके लगे हैं उनमें भी दिक्कत आ सकती है। उन्होंने कहा नहीं मिलूंगा, बिल्कुल नहीं मिलूंगा, और वो सीधा अपने घर आ गए। अभी बाबा शाम को उन्होंने देखा ही नहीं है। घर पर आकर बस रो रहे हैं और अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो बस सांत्वना दे रहे। जब सब लोग चले गए तब उसने बाबा की तरफ देखा और कहा अच्छा था जब तक तुम नहीं आए थे, हम खुश थे, कहीं ये परेशानी तुम्हारे वजह से तो नहीं हुई। खैर अभी तक तो तुमने कुछ गलत किया नहीं, अब क्यों करोगे, क्योंकि तुम तो मेरे दोस्त बन चुके हो। खाटू श्याम बाबा, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत घर पर चाहिए। मुझे नहीं पता पैसा कहां से आएगा, लेकिन मेरे को मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। अब वो रोते रोते रात में ही खेत पर चला गया और अपना खेत पर मेहनत करने लगा, काम करने लगा। तभी एक ट्रैक्टर पर आदमी आता और उसे देखकर कहता है कि भाई साहब रात में क्या कर रहे हो यहां? तो उसने कहा कि ये मेरा ही खेत है और बीज डालने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जमीन में जगह बनाई जाए। तो उसने कहा बीज के पैसे हैं? अब उसे लगा कि इसका मजाक उड़ाया है। उसने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा मेरी बात छोड़ो, बीज के पैसे भी हैं तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे तो पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो जमीन में जगह बनाने से भी क्या फायदा होगा। उसने कहा आप दोगे बीज के पैसे? आधी फसल के पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास ट्रैक्टर है और मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगा। अब उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी मेरी मदद कर क्यों रहा है। जिस काम को मुझे 1.5 महीना लग जाएगा करने में, ये आधे घंटे में करके चला जाएगा। अब उसने अपने आंसू पोंछे और उस ट्रैक्टर वाले को इशारा कर दिया कि करिए आप।
अब उसने 2 घंटे मेहनत करी उसके खेत में और पूरी जगह बनाकर चला गया। और हाँ, कमाल की बात देखिए, 20,000 रुपये भी दे गया कि बीज में पैसे कम ना पड़े, हमारी तरफ से रख लो। उस इंसान को इसने पहले कभी गांव में देखा नहीं था। इसने क्या, किसी ने नहीं देखा था। अगले दिन सबको बताता है नीले कलर का ट्रैक्टर था, ऐसा था, इंसान देखने में बड़ा चमक रहा था और अपने गांव का नहीं लग रहा था, शहरी बाबू सा लग रहा था, बड़ी बड़ी मूछें थी, सुंदर था। सबने कहा कि भाई इस तरह का आदमी कोई अपनी नजर में तो है नहीं, कौन है पता नहीं, लेकिन मदद कर गया, उसका धन्यवाद कर। अब कमाल की बात देखिए, ये घर पर सो रहा था 2 दिन बाद और सोच रहा था कि बेटे के लिए पैसों का कैसे इंतजाम करा जाए। तभी इसके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। वही ट्रैक्टर पे वही भाई साहब हैं। हमने सुना है कि आगे जो सेब का खेत है वो बिक रहा है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, तो जितने में भी बिक रहा है आप वो खरीद लो, पैसे हम देते हैं। तो मदन ने कहा अगर आपको खेत खरीदना है तो आप जाकर अपने आप ही खरीद लो, मैं कौन होता हूं। तो उस आदमी ने हंसकर कहा कि भाई मेरे को तो भेजा है किसी ने कि कुछ पैसे तुम भी कमा लो। भाई अगर 25 लाख का बिक रहा है तो हम 26 में ले लेंगे, 1 लाख तुम्हें दे देंगे। सोचो क्या बोलते हो। मदन यहां खुश हो गया। उसने कहा मैं बात करके बताता हूं। वो खेत बिक रहा था और इसने खरीदना था, बीच में मुनाफा हुआ, एक बार ऑपरेशन का और पैसा जमा हो गया। अब वक्त आता है तीसरे ऑपरेशन का। अच्छा, इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कि एकदम से शर्ट का रंग कैसे चेंज हो गया। वो उस वाली शर्ट पे हल्का सा इधर कुछ लग गया था। बात करते करते, रिकॉर्डिंग करते करते, तो मैंने सोचा आप लोग तो घर के हो, कहानी मैं दूसरी कमीज पहनकर सुना देता हूं। पूरी करते हैं। इस बात पर लाइक कर देना, देख लो कितनी शिद्दत से सच्चाई बता देता हूं, है ना। तो अब वक्त है तीसरे ऑपरेशन का। पिता बहुत ज्यादा परेशान है और मदन को ये नहीं समझ आ रहा कि इसकी मदद करेगा तो कौन करेगा। बाबा श्याम की मूर्ति को देखकर दोबारा से बोलता है कि तुम्हारे घर में आने के बाद से ये परेशानी हुई है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो पूरे गांव में तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा कि कोई भी तुम्हें अपने घर में ना रखे। मतलब बाबा से लड़ रहा था, कंप्लेंट कर रहा था। तभी इसके घर की घंटी बजती है। ट्रैक्टर की हल्की सी आवाज तो आई थी इसे। इसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो ट्रैक्टर पे वही खूबसूरत सा आदमी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी पगड़ी, और ट्रैक्टर भी इतना प्यारा उसने सजा रखा था अपना नीले रंग का कि बस क्या बताएं। उसने कहा कि भाई साहब आपके घर का पता पूछ रहे थे जो मेरे साथ ये हैं, तो मैंने कहा मैं उस तरफ जा रहा हूं तो आपको मिलवा देता हूं। तो उसने कहा कौन भाई साहब पूछ रहे थे। तो उसने बताया कि ये जो साइड में खड़े हैं। अब मदन ने बाहर झाँक कर देखा तो हाँ एक आदमी खड़ा था और उसने कहा कि ये बैग देने को कहा है जी। अब मदन ने पूछा क्या है इस बैग में। तो उस आदमी ने कहा कि जी पहली बात तो मैंने खोल कर तो देखा नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करूं, बस ये पकड़िए। और हाँ मैं ये तो बता दूं, आपके बेटे का कोई दोस्त है, उसने नाम क्या बताया था, श्याम बताया था शायद, हाँ श्याम नाम बताया था, और उसने कहा था कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूं और ये बैग आपको दे दूं। अब मैं जा रहा हूं बाबूजी। अब मदन ने कहा रुको, चाय वगैरह कुछ पी के जाओ बेटा, पानी तो पी लो। उसने कहा ना ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी जगह जाना है। पिता ने दोबारा पूछा मेरे बेटे के दोस्त का क्या नाम बताया तुमने। तो उसने कहा श्याम नाम बताया था उसने। अच्छा। अब वो घर में आता है, जैसे ही बैग खोल कर देखता है, वापस गेट तक जाता है भागकर, तो ना ट्रैक्टर है ना वो दोनों है। इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए। बैग में बहुत सारे रुपए थे, बहुत सारे नोट। उसने उनको हाथ नहीं लगाया, डर गया। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास गया और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता और मैं जा रहा हूं थाने, कोतवाली में जाकर बताऊंगा इस तरह से किसी ने मुझे पैसे दिए हैं। तभी उसके पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि क्या बात हो गई, क्यों चिंतित हो। तो उसने बताया कि ये कोई बैग देकर गया है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसने ये कहा है कि मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूं। तो पड़ोसी ने कहा क्या मतलब तुम्हारे बेटे के दोस्त नहीं हो सकते, क्या उसके चाहने वाले नहीं है जो उसकी मदद करना चाहते होंगे। उन्हें नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, परेशान है, पैसों की जरूरत है, तो किसी ने मदद भेजी होगी। सबसे पहले तुम इन पैसों को ले जाकर हॉस्पिटल जमा करो, अपने बेटे को बचाओ, बाद में देखना कि किसने भेजा, क्यों भेजा। बात उसे भी कायदे की लगी कि पैसा कहां से आया, कैसे आया, वो बाद में, पहले अपने बच्चे को इस मौत के मुंह से तो बाहर निकाला जाए। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पैसे जमा करता है।
बेटे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ ठीक है। अब बेटे के साथ जब ये घर वापस आ रहे थे तो अपने बेटे से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि शहर में तूने पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाई है। तेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि पैसे भेज दिए उन्होंने और तेरा इलाज हो पाया। उसने कहा बाबूजी, शहर में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो हॉस्पिटल मेरे साथ ही रहा है और वो इतना धनवान नहीं है। पिता ने कहा कि फिर श्याम नाम का जो दोस्त है तेरा, उसने इतने सारे पैसे क्यों भेजे? यहां बेटे ने यह कहा कि मैं किसी श्याम को जानता ही नहीं। पिता के पैरों तले जमीन निकल गई, कहीं कोई हमें फंसाना तो नहीं चाहता। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? अब गांव में देखिए, शहर में होता है कि अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपनी जिंदगी में मस्त हैं क्योंकि सबके पास पैसा है और सब व्यस्त हैं। लेकिन गांव वगैरह में आज भी एक दूसरे को लोग इंसान समझते हैं, हारी बीमारी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी परेशानी होती है, खुशियां होती हैं तो हाँ, छोटे स्तर पर सही, लेकिन एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे जरूर आते हैं। शहर में तो आपको भी पता है, हर कोई व्यस्त है लेकिन मस्त है। अब गांव जैसे ही पहुंचे अपने घर तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, उसकी आओ भगत करते हैं। हर कोई पूछता है बेटा कैसा है, सब कुछ ठीक है, अब कैसा महसूस कर रहा है। और बड़ा अच्छा लग रहा है इसके बेटे को कि सब ने मतलब उससे हाल चाल पूछा, सबकी इज्जत करता है, पैर छूता है, घर में आता है, पानी वगैरह पीता है। और जैसे ही खाटू श्याम बाबा की मूर्ति को देखता है तो कहता है ये कौन है? तो मदन ये बोलता है कि ये वो हैं जिन्होंने ये समझ के तुझे बचाया है, क्योंकि मेरी इनसे बहुत लड़ाई हो रही थी। मैंने बोल दिया था कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे को इस घर से और इस गांव से दूर करवा दूंगा। और ये सारी बात सुन ली उन सेठ जी ने, जो कि दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, जिन्होंने वो कीर्तन कराया था। उन्होंने कहा कि बेटा अब ठीक है। उसे लगा सेठ जी ने पैसे भेजे हैं। मदन ने कहा सेठ जी आपने पैसे भेजकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सेठ जी ने कहा मैंने कोई पैसे भेजे ही नहीं। जिसने भेजी थी मदद, उसका नाम क्या था? तो मदन ने बताया कि उसने अपना नाम श्याम बताया था। फिर सेठ जी ने कहा कि ये जो मूर्ति है इनका क्या नाम है? उसने कहा तो खाटू श्याम बाबा है। तभी देखता है बाबा श्याम की तरफ और फिर बेटे की तरफ, फिर लाला जी की तरफ। लाला जी ने मुस्कुराकर हाँ करा कि बाबा का कोई भरोसा नहीं है वो किस रूप में किस तरह से मदद कर जाएं, और तेरी मदद करने खुद बाबा आए थे। और वो जो तू कह रहा है ना कि नीले ट्रैक्टर पे बड़ा खूबसूरत सा आदमी आता है और वो मदद करके चला जाता है, बीज के पैसे भी नहीं लिए और खेत पूरा जोत के चला गया, वो कौन था? दिखा कभी गांव में दोबारा? अब यहां मदन के आंसू नहीं रुक रहे थे। अपने घर के बाहर जाता है, एक छोटा सा फूल लेकर आता है और बाबा के सामने रखता है, हाथ जोड़कर कहता है कि आज के बाद मेरी हर सांस तुम्हारा ही नाम लेगी, और मेरे बेटे को जिसने जिंदगी दे दी उसके बारे में हर जगह जाकर मैं ना बताऊंगा पूरी जिंदगी तो मेरे जीवन का कोई अब मोल भी नहीं रहता। उसके बाद इनके बेटे की शादी होती है धूमधाम से, खूब खुशियां हैं इनके घर में। बाबा श्याम की बहुत बड़ी मूर्ति है इनके घर में, रोज आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं और गुणगान करते हैं। इन्होंने जब मेरा ये चैनल देखा है, कहानियां सुनी हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा कि क्या हमारी कहानी शामिल हो सकती है? मैंने बिल्कुल हो सकती है, बस थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तकरीबन 10 से 12 दिन लगा इनकी कहानी को यहां तक आने में। तो आपका शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने इतना वक्त दिया और पूरी कहानी सुनी। और जो लोग बीच में ही इस कहानी को छोड़कर चले गए और उन्हें मनगढ़ंत लगा, बेवकूफ़ी लगी या बनावटी लगी, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री श्याम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे इस वाले को तो आपने कर ही रखा है, मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे जो मेन पेज है उस पर भी मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय श्री श्याम। धन्यवाद।